तो आज हम रामचरितमानस के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय और यादगार है। जी हाँ, राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुआ वो जबरदस्त टकराव। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में अहंकार, बुद्धि और भाषा की ताकत का एक शानदार अध्ययन है। और यहीं पे हमारा असली सवाल शुरू होता है। सोचिए, क्या होता है जब एक ऐसा गुस्सा जिसे कोई रोक नहीं सकता, उसका सामना एक ऐसी हाजिर जवाबी से हो जाए जिसे कोई झुका नहीं सकता। एक तरफ ऋषि परशुराम है, जिनका गुस्सा ज्वालामुखी जैसा है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण, जिनकी बातें किसी उस तरह की धार से कम नहीं है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। राजा जनक का दरबार है, खचाखच भरा हुआ। शिवजी का पवित्र धनुष टूट चुका है और ठीक उसी वक्त गुस्से से आग बबूला होते हुए ऋषि परशुराम वहां पहुंचते हैं। उनका यही भयंकर गुस्सा इस पूरे संवाद की असली चिंगारी है। परशुराम आते ही बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात साफ कर देते हैं। ये कोई हल्की फुल्की नाराजगी नहीं, ये तो एक जानलेवा धमकी है। धनुष तोड़ने वाले की तुलना अपने सबसे बड़े दुश्मन सहस्त्रबाहु से करके उन्होंने बात को एक ही पल में जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया है। इस पूरे प्रसंग में परशुराम की पहचान ही उनका गुस्सा है। वो एक ऐसे ऋषि के तौर पर जाने जाते हैं जो छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं और जिनसे हर कोई डरता है। उनका मान, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ उनके इसी क्रोध पर टिका हुआ है। और तभी मैदान में एंट्री होती है लक्ष्मण की। वो छोटा भाई जो उस आग उगलते ऋषि के सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं। यहीं से संवाद का असली मजा शुरू होता है। लक्ष्मण का पहला जवाब भी सुनिए, कितना तीखा और कितना साहसी है। वो सीधे सीधे परशुराम के गुस्से पर ही सवाल उठा देते हैं। एक तरह से वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि इस टूटे हुए धनुष में ऐसी क्या खास बात है, और ये बात परशुराम के गुस्से को और हवा दे देती है। लक्ष्मण एक के बाद एक कई तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अरे ये तो पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इसमें राम का क्या दोष? अब एक पुराने धनुष के टूटने पर इतना शोर क्यों? दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण के तर्क तो सही है, पर उनका अंदाज पूरी तरह से उकसाने वाला है। वो भाई का बचाव करते करते आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वाह, ये तो लक्ष्मण की तरफ से एक खुली चुनौती है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम कोई कुमड़े के छोटे फल जैसे कमजोर नहीं हैं, जो आपकी धमकी भरे अंगुली देखकर ही डर जाएंगे। ये एक लाइन उनके निडर स्वभाव को पूरी तरह से दिखाती है। अब लक्ष्मण की इस हाजिर जवाबी के बाद परशुराम क्या करते हैं? वो अपनी धमकियों का लेवल और बढ़ा देते हैं। वो अपनी भयानक उपलब्धियां गिनाना शुरू कर देते हैं, मानो कोई अपना डरावना बायोडाटा सुना रहा हो। परशुराम अपने विरोधियों को डराने के लिए अपने अतीत का इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि मैं सिर्फ एक ऋषि नहीं, बल्कि वो योद्धा हूं जिसने अपनी भुजाओं के दम पर कई बार इस धरती को जीता है। मेरे फरसे ने सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं काट डाली थीं। मतलब साफ है, मुझे चुनौती देना, मौत को बुलावा देना है। अब इस ज्वालामुखी जैसे गुस्से के सामने दो भाई खड़े हैं और दोनों की प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ लक्ष्मण है और दूसरी तरफ राम, और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ दोनों भाइयों के बीच का अंतर एकदम साफ दिखता है। राम बेहद विनम्र और शांत हैं, वो मामले को ठंडा करना चाहते हैं, जबकि लक्ष्मण आक्रामक है और उनका हर शब्द उकसाने वाला। एक भाई आग है तो दूसरा पानी। लक्ष्मण के व्यंग्य का एक और कमाल का उदाहरण, वो परशुराम की धमकियों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बार बार ये फरसा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि हम आपकी फूंक से उड़ जाने वाले पहाड़ हैं? वो सीधे सीधे उनकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। और लक्ष्मण की इस आग के ठीक उलट राम की विनम्रता देखिए। वो तुरंत खुद को दास बताकर मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य टकराव को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे खत्म करना है। और यही इस पूरे संवाद का निचोड़ है। पाठ में ये रूपक बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। लक्ष्मण के तर्क और व्यंग उस आग को और भड़काते हैं, लेकिन सिर्फ राम के शांत और विनम्र शब्द ही परशुराम के क्रोध पर ठंडे पानी की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब कहानी से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि कवि तुलसीदास ने भाषा का ऐसा क्या जादू किया कि ये सीन इतना यादगार बन गया। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये तो कविता का एक बेजोड़ नमूना है। तुलसीदास की भाषा में दो बड़ी खूबियां हैं।
पहली तो ये कि इसमें एक गजब का संगीत और लय है जो इसे आसानी से याद रखने लायक बनाती हैं, और दूसरी वो शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जो सीधे हमारे दिमाग पर असर करती हैं और भावनाओं को जगाती हैं। इसको समझने के लिए एक अलंकार को देखते हैं जिसे उपमा कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी बिल्कुल अलग चीज से की जाती है ताकि बात का असर कई गुना बढ़ जाए। जैसा, समान या सम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। इस संवाद में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। ये उपमा का एक सीधा और बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। यहाँ लक्ष्मण असल में ताना मारते हुए परशुराम के कड़वे शब्दों की तुलना करोड़ों वज्रों से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके शब्द ही इतने घातक हैं कि आपको तो इन हथियारों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि इस संवाद का असली संदेश क्या है। ये सिर्फ गुस्से और बुद्धि की लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरी बात कहता है। आखिर में होता क्या है? राम की शांत शक्ति ही सबसे असरदार साबित होती है। न तो लक्ष्मण की तीखी बुद्धि काम आती है और न ही परशुराम का भयानक क्रोध। ये राम की विनम्रता है जो आखिरकार हालात पर काबू पाती है और एक बड़े टकराव को टाल देती है। ये लाइन इस कहानी के नैतिक सार को एकदम सही तरीके से बताती है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों ही अपनी अपनी ताकत के अहंकार में हैं, जबकि राम, जिनके पास अपार शक्ति है, वो फिर भी विनम्र बने रहते हैं, और यही बात उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। ये संवाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत आक्रामकता में है या फिर संयम में। शायद जवाब दोनों के सही संतुलन में छिपा है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?